वसा में घुलनशील और हमारे शरीर में अल्प मात्रा में। और हम सभी को ये बात पता है कि विटामिन का कार्य क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण करना और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाना। विटामिन डी की खोज किसने की थी? 1922 में खोज 1922 ईस्वी में मैकोलम ने। किसने? मैकोलम। मैकोलम ने क्या किया? तो 1922 ईस्वी में विटामिन डी की खोज की थी। वर्षा में घुला से अल्प मात्रा में हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसे हम सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, ज्यादातर हमें सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। सनसाइन, सनसाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमें सूरज की रोशनी से क्या होता है? डायरेक्ट मिलती है। हम देखते हैं कि विटामिन ए को कितने नामों से जानते हैं। तो विटामिन ए नहीं, विटामिन डी यहाँ पे लिख लेते हैं, विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो सबसे पहले मेजर या प्रमुख नाम है वो कैल्सिफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सिफेरॉल। तो सबसे पहले हम इसे कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, कैल्सिफेरॉल। सेकंड जो इसका नाम है सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज के प्रकाश से क्या हो रहा है, ये हमें प्राप्त हो रहा है। और थर्ड इसका जो नाम है एंटी रिकेट्स। क्या है? एंटी रिकेट्स विटामिन। फोर्थ एंटी रिकेट्स क्योंकि हमारे शरीर में क्या करता है, कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। फोर्थ हम देखते हैं अस्थि विकृति। अस्थि विकृति तात्पर्य हड्डी जो होती है हमारे शरीर की, विकृति मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कमी आ जाना, टेढ़ी हो जाना या धनुषाकार की दिखना, मतलब जिस तरीके से नॉर्मल बोन्स हमारे होते हैं उस प्रकार का वो नहीं होता है। विकृति नाशक, तो ये हमारे विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो ये जो चारों नाम है, कैल्सिफेरॉल, सनशाइन विटामिन, एंटी रिकेट्स विटामिन और अस्थि विकृति विटामिन, ये सभी विटामिन डी के नाम, विटामिन डी के नाम से इन्हें जानते हैं। एक तरफ से कह सकते हैं कि विटामिन डी के क्या है, ये उप नाम है। विटामिन डी के ये चारों उप नाम है। और सबसे ज्यादा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा होता है सनसाइन विटामिन। अब हम इसमें देखते हैं कि विटामिन डी को खोजा किसने था? तो 1922 से मैकोलन ने किया था। 1922 ईस्वी में मैकोलम ने, कोलम ने किया था। प्राप्त हमें विटामिन डी सनसाइन से हो रहा था। नाम कैल्सिफेरॉल सनसाइन। हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे शरीर में हड्डियों के विकास में इसका क्या है? मुख्य रूप से योगदान रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे हमें कौन कौन सा रोग होता है, विटामिन डी से कौन कौन सा रोग हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन डी से कौन सा रोग है, सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं। और ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। यह तीन प्रकार का होता है। दूसरा जो होता है टिटेनी नामक बीमारी होती है। कौन सी? टिटेनी नामक बीमारी। और तीसरा जो हमारा दांतों का सड़ना। चौथा हमारा आस्टो नहीं है, आस्टो मलेशिया, आस्टो मलेशिया। पांचवा है सिलियक रोग। और छठा है आस्टियोप्रोसिस, आस्टियोप्रोसिस। तो सूखा रोग होता है, जो रिकेट्स होता है, बच्चों में पाया जाता है। ज्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है। कैसे बच्चों में देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। जो हमारा रिकेट्स रोग होता है ये बच्चों की होता है, क्योंकि बच्चों में ही देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो हमारी हड्डी होती है पैर की, सबसे पहले इसे हम पैर की आकृति से देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका इफेक्ट क्या होता है? पैरों पे ही देखने को मिलता है। तो ये हमारा नॉर्मल पैर है। लेकिन जब हमें रिकेट्स या रिकेट्स से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी होगी या हम उससे ग्रसित होते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पैरों की आकृति है ना, इस प्रकार से हो जाती है। बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस और इसके साथ ही अस्थि विकृति, जिससे हम क्या कह रहे थे? अस्थि विकृति कह रहे थे। अस्थि विकृति। यह बच्चों में पाया जा रहा है। 6 माह से 1 साल तक, कहीं कहीं 18 माह का भी बच्चा देखने को मिलता है। कितना? 6
हेलो। रिकेट्स का तात्पर्य सूखा रोग से है। किसे? सूखा रोग। सूखा रोग। और जब ये छोटे से बच्चे को प्रभावित करता है तो जो बच्चे की शरीर होती है वो धनुषाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? धनुषाकार। धनुषाकार। या फिर जो कबूतर का चेस्ट होता है सर, पिजन चेस्ट कहते हैं, इस बीमारी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। केवल ये बच्चों को जब प्रभावित करे तभी पिजन चेस्ट। या कबूतर की छाती के आकार की। उसमें क्या होता है, उसका चेस्ट काफी आगे की तरफ निकल आता है और उसके पैर कैसे होते हैं, बहुत ही ऐसे एकदम पतले पतले ऐसे टाइप के हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो अस्थि विकृति हम दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि हड्डियों को क्या फैलाव हो जा रहा है और इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन रिकेट्स यहाँ पे सूखा रोग और भी तरीके से बच्चे को प्रभावित कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं धनुषाकार की बीमारी हो जाती है जिसमें कि उसका जो चेस्ट होता है, कबूतर को देखा, कबूतर के आगे का जो पेट टाइप का होता है निकला होता है काफी ज्यादा, उस तरीके के देखने को मिलता है जिसे हम पिजन चेस्ट के नाम से जानते हैं। और सेकंड हम ये यहाँ पे देखते हैं कि जब ये सूखा रोग हो जाता है तो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, उसके दिमाग पर भी कहीं ना कहीं क्या करता है, असर करता है। तो ये हमारा रिकेट्स है जो किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन डी की कमी से हो रहा है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। यहीं पर एक क्वेश्चन, मतलब एक हमारा था कि किस खनिज लवण की कमी के कारण भी रिकेट्स या सूखा रोग हो रहा था, तो कैल्शियम हमारा वह खनिज लवण है जिसकी कमी के कारण ये सूखा रोग हो रहा था। क्या? कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण भी रिकेट्स हमें देखने को क्या मिलता था? सूखा रोग देखने को मिल रहा था। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं आस्टियोप्लोस आस्टियोमलेशिया की बात करते हैं। सेकंड बीमारी जो थी हमारी आस्टियोमलेशिया की बात करते हैं। तो यह भी एक तरीके का रिकेट्स है, लेकिन ये बच्चों में नहीं देखने को मिलता। यह बच्चों में देखने को नहीं मिलता। तो ये किसमें देखने को मिलता है? तो ये वयस्कों में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? वयस्कों में देखने को मिलता है। वयस्कों में। वयस्कों में देखने को मिलता है। किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन डी की कमी से हो रहा है। किसकी? विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी के कारण इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें होता है कि जो हमारी पैर की हड्डियां होती हैं वो हड्डियां क्या होती हैं? नरम हो जाती हैं। क्या होती हैं? नरम और कमजोर हो जाती हैं। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे, हड्डियां नरम व कमजोर। यहाँ पे नॉर्मल है, बिल्कुल भी नॉर्मल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हड्डी को। नॉर्मल यहाँ पे देखें एकदम बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। लेकिन सेकंड साइंस स्टेप पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं जो रेड रेड सर्कल्स हम देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हड्डियां या तो नरम हो गई है या तो यहाँ पर इनका कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है। कैल्सिफिकेशन का तात्पर्य है कि इनकी हड्डियों में क्या हो रहा है? कैल्शियम का जमाव नहीं हुआ है। तो जब यहाँ पे जमाव नहीं हुआ तो हम देखने को मिले कैसे रेड कलर का छोटा छोटा खोखला हमें देखने को मिलता है। सेकेंड हम यहाँ पे जोड़ पे देखते हैं, जो हमारे घुटने के पास यहाँ पर जोड़ पे भी हम देखते हैं क्या रेड कलर का हमें दिख रहा है। और थर्ड यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से ये दूर हो चुका है। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपस में क्या हो रहा है? चिपक रहा है। लेकिन ये जो रेड है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ की हड्डियां हैं, जो यहाँ की हड्डियां काम कर रही है वो क्या हो रही है? नरम हो गई, कमजोर हो गई है और हल्की सी भी चोट लगने की वजह से ये आसानी से टूट जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसमें क्या है कि ये पूरी एकदम सही दिशा में है? और ऐसा इसमें किस चीज की अनुपस्थिति है जिसके कारण यहाँ पर हमें इन चीजों को देखने को मिल रहा है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इन हड्डियों में क्या है? कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है अच्छे प्रकार से। ठीक है, कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है। कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है।
कि हमने देखा था कि कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर कैल्शियम फास्फेट का निर्माण कर रहे थे, जो हड्डियों के निर्माण करने में क्या हो रहे थे, सहायक हो रहे थे, हड्डियों को मजबूती देने में सहायक हो रहे थे। तो यहाँ पे हम विटामिन डी पढ़ रहे हैं, तो विटामिन डी भी क्या आप किस प्रकार से हड्डियों को क्या करें, मजबूती प्रदान करें, सहायक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में किस प्रकार से देखने को ये मिलता है। तो जो हमारे ऑस्टियोमलेशिया है, वयस्कों में इसे अस्थि मृदुता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अस्थि मृदुता के नाम से भी जानते हैं। तो यह बीमारी हमें देखने को मिलती है, लेकिन हम यहाँ पे रिकेट्स लिखा हुआ है, पर रिकेट्स बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ठीक है, बच्चों का एज बताया कि बच्चों को बताया, वयस्कों में पाया जा रहा है। कैसे, यहाँ पे हमने देखा दरारों की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, दांतों का सड़ना। यह भी विटामिन डी की कमी से हो रहा है। वैसे दांतों में ज्यादातर रोल देखते हैं तो फास्फोरस का होता है या कैल्शियम का ही होता है, लेकिन जब यहाँ पे विटामिन डी की कमी हो जाती है तो जो हमारे दांत होते हैं इस प्रकार से देखने को हमें मिलते हैं। दांतों का सड़ना, दांतों का सड़ना किसके कारण, विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण जो हमारे दांत होते हैं इसमें बीच में देखना खोडा, मतलब इसे खोडा टाइप का बोलते हैं, गड्ढा टाइप का बोलते हैं, यहाँ पे देखने को मिला थोड़ा सा कम मिल रहा है। यहाँ के दांत तो ठीक है, लेकिन जो हम ऊपर वाला दांत देखते हैं इसके बीच में क्या बहुत ही ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है और इनके बीच में कितनी दरारें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दांतों का सड़ने का जिम्मेदार भी कौन है, विटामिन डी है। तो विटामिन डी का इफेक्ट हमें दांतों के सड़ने में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो बीच बीच में देखिए गड्ढा है हल्का हल्का, ये दांतों के बिल्कुल बीच में हल्का हल्का जो हमें देखने को मिला डिस्टेंस टाइप का, सिर्फ खोडर बोलते हैं। जैसे कि दांतों में गड्ढा हो जाना, किसी भी चीज को खाते हैं तो दांत में क्या होता है, वो चीजें फंस जाती हैं। तो यह भी विटामिन डी की कमी के कारण होना है। किसके, विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण दांतों में खोडर, खोडर जैसे कि गड्ढा हो जाना, ठीक है, गड्ढा हो जाना, यह भी विटामिन डी की कमी के कारण हो रहा है। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में विटामिन डी कितना ज्यादा आवश्यक है, दांतों को भी प्रभावित कर रहा है, अस्थियों को भी प्रभावित प्रभावित कर रहा है। और इसके साथ ही हम इसमें देखते हैं कि जो इसके बीच में गैप्स हो जाते हैं, अगर हमने कोई चीज खाई, ठीक है, तो वो अंदर जाने की जगह, ऐसा तो नहीं कि बहुत थोड़ा सा खाते हैं, जितना हमें समझ में आता हम खाते हैं, तो कुछ चीजें अंदर चली जाती है, लेकिन जो थोड़ी मोड़ी चीजें हो जाती है वो यहाँ पर क्या होती है, फंस जाती हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजें करके फंस जाती हैं, जिसे निकालने के लिए हम लकड़ी का प्रयोग करने लगते हैं या फिर किसी भी चीज का। तो जब उस चीज का प्रयोग करेंगे तो और भी बीच में यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और जाके दांतों को क्या करेगा, आपस में अलग करता रहेगा। नेक्स्ट हम इसमें जो बीमारी देख रहे थे, यहाँ पे हमने देखा सूखा रोग, रिकेट्स, और हमने टिटेनी। टिटेनी क्या होता है कि ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में मरोड़ आ जाती है। क्या होती है, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में मरोड़ या ऐठन की बात कर रहे हैं, मरोड़ या ऐठन, मांसपेशियों में मरोड़ या ऐठन का आ जाना। टिटेनी, और टिटेनी कैल्शियम की कमी से भी होता है, विटामिन डी के साथ साथ किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से भी होता है। ये यहाँ पर इसलिए कि दोनों चीजें क्या रहेंगी, माइंड में रहेंगी कि कैल्शियम,
एक देखते हैं यहाँ पे सीलियक बीमारी, सीलियक रोग, टिटेनी हमने देख लिया। अब सीलियक देखते हैं, सीलियक, टिटेनी और सीलियक। तो टिटेनी में हमने देखा कि मांसपेशियों में मरोड़ या ऐंठन का आ जाना, और सीलियक में हम देखते हैं कि सीलियक में क्या हो जाता है, व्यक्ति का बौना हो जाना। क्या हो जाता है, व्यक्ति का बौना हो जाना, व्यक्ति का बौना। बौना हो जाना जैसे कि कद में उसका छोटा हो जाना या फिर नाटा हो जाना। तो अगर व्यक्ति कद में छोटा है या नाटा है तो उसे किस प्रकार की बीमारी है, सीलियक बीमारी। किसकी कमी से हो रही है, विटामिन डी की कमी से हो रही है। ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस देख लिया, ऑस्टियोमोलेटे दांतों का सड़ना हमने देख लिया। अब ऑस्टियोप्रोसिस की बात करते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस, इसमें भी सेम कंडीशंस कि क्या होता है, कैल्शियम का जमाव नहीं होता है जिसकी वजह से हड्डियां क्या होती है, आसानी से लचकदार हो जाती है या फिर उसमें चमक आ जाती है जिसकी वजह से वे क्या होती है, टूट जाती है। लेकिन बस फर्क इतना है कि ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोप्रोसिस में कि और रिकेट्स में कि पाया किस में जा रहा है, तो बच्चों में, बूढ़ों में और वयस्कों में यहाँ पे हमें यही देखने को मिलता है। और टिटेनी और सीलियक हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दांतों का सड़ना, दांतों का सड़ना। तो ये कुछ बीमारियां थी जो हमें विटामिन डी की कमी से क्या हो रहा था, देखने को मिल रहा था कि विटामिन डी हम अगर हमारे शरीर में कम है या इसकी बिल्कुल भी मात्रा नहीं है तो हमें किस किस प्रकार से बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बीमारी तो यहाँ पे देखते हैं व्यक्ति का बौना हो जाना। कहते हैं ना, हाइट नहीं बढ़ रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही, बहुत ज्यादा कद से हम छोटे हो गए, तो यहीं पर हम देख लेते हैं कहीं ना कहीं किसकी कमी है, विटामिन डी की कमी है। अब हम देखेंगे कि इतनी सारी जब बीमारियां हो रही है तो किस प्रकार से हम अपने शरीर से विटामिन डी को दूर करें। जब विटामिन डी को दूर करेंगे तो किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा विटामिन डी है तो हमें किससे किससे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जिन चीजों से प्राप्त होगा अगर हम उन चीजों का सेवन करेंगे तो किसी भी प्रकार की बीमारी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं सनसाइन। किससे, सनसाइन, सूर्य की किरणों से, सनसाइन, सनसाइन, सूर्य की किरणों से हमें क्या हो रहा है, विटामिन डी प्राप्त हो रहा है। थोड़ी मात्रा में अंडे से भी प्राप्त हो रहा है, मछली से भी प्राप्त हो रहा है, साथ में मछली के तेल से भी प्राप्त हो रहा है, मक्खन से भी प्राप्त हो रहा है, दूध से भी, चीज से भी, और देसी घी से। तो हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस की, सनसाइन के साथ साथ विटामिन डी प्राणिज, देखो मछली प्राणिज, मछली का तेल प्राणिज, अंडा प्राणिज, देसी घी प्राणिज, दूध तो हमने देखा, मक्खन प्राणिज, किसी भी प्रकार का हमने यहाँ पर वानस्पतिक देखा, देसी घी तक तो हमने यहाँ पर देखा कि क्या विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी के साथ साथ प्राणिज भोज्य पदार्थों से भी क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। जिससे सूर्य की रोशनी के साथ साथ, सूर्य की रोशनी के, रोशनी के साथ साथ हमें किससे, प्राणिज भोज्य पदार्थों से भी प्राप्त हो रही है, प्राणिज भोज्य पदार्थों से भी क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम इन चीजों का सेवन करते हैं अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, अपने खान पीन में, इन चीजों का अगर उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। और हमें किसी भी प्रकार की जो रिकेट्स देखने को मिला, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोप्रोसिस या दांतों का सड़ना या फिर सीलियक बीमारी या टिटेनिक नामक बीमारी हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, इतना देखने के बाद हम इसमें ये देखते हैं कि हमने ये देख लिया, अब देखते हैं कि विटामिन डी कितने प्रकार का होता है। विटामिन डी, डी कितने प्रकार का होता है, तो हमें देखिए दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं। कितने टाइप्स को देखने को मिलते हैं, दो टाइप्स के हम इसे देखने को मिलते हैं।
सबसे पहले विटामिन डी को देखें कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। D2 और D3, D2 और D3, क्योंकि विटामिन डी को 2 भागों में बांटा है तो D2 और D3। D2 को बोलते हैं एर्गोस्टेरॉल। क्या बोलते हैं? एर्गोस्टेरॉल। D2 एर्गोस्टेरॉल। और D3 की बात करते तो डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। D2 और D3 एर्गोस्टेरॉल और डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। दो भागों में बांटा। तो सबसे पहले देखते हैं जो D2 हमारा एर्गोस्ट्रॉल है कहाँ पाया जाता है, तो वनस्पतियों में पाया जाता है। वनस्पतियों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जा रहा है? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वनस्पतियों में, अभी उसके पहले हम लोग वहाँ पे क्या देख रहे थे कि प्राणिज और सूर्य की रोशनी में पाया जाता है विटामिन डी। और यहाँ पे जब हमने इसे 2 भागों में बांटा, एर्गोस्टेरॉल और डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा एर्गोस्टेरॉल है किसमें पाया जा रहा है? वनस्पतियों में पाया जा रहा है। फिर पादप ऊतकों में पाया जाता है। पादप ऊतकों में पाया जाता है। इसमें पादप और ऊतकों में पाया जाता है। और इसमें देखिए खमीर में भी, फफूंद या खमीर में भी उपस्थित रहता है। फफूंद या खमीर में भी उपस्थित रहता है। यह हमारा D2 है, एर्गोस्टेरॉल है, जो कहाँ कहाँ पाया था? वनस्पतियों के साथ साथ पादप ऊतकों और फफूंद एवं खमीर में भी क्या हो रहा है? हमारे शरीर में प्राप्त हो रहा है। अब हम विटामिन D3 की बात करते हैं। प्राणिज मनुष्यों की त्वचा के नीचे स्थित होता है। प्राणिज मनुष्य के त्वचा के नीचे त्वचा के नीचे क्या होता है? स्थित होता है। मतलब ये हमारे शरीर में त्वचा के नीचे पहले से क्या, विटामिन B3 स्थित है। लेकिन जब सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से क्या होता है? निर्मित होने लगता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से निर्मित होने लगता है। पराबैंगनी किरणों से निर्मित होने लगता है। पराबैंगनी किरणों से हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे शरीर में पहले ही वो नीचे त्वचा की क्या है, नीचे स्थित है, और पराबैंगनी किरणों का जब इसे सपोर्ट मिल गया तो क्या हो गया? वो हमारे शरीर में निर्मित होने लगता है। जैसे देख लेंगे सुअर के यकृत में, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुअर के यकृत, मतलब लीवर में, इसमें लीवर में आदि। तो हमने यहाँ पे देखा 2 भागों में डिवाइड किया, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरॉल। ठीक है, जिसमें कि प्राणिज और वनस्पति की बात हो रही थी। तो हमने विटामिन डी, अब हम देखेंगे कि विटामिन डी के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है। विटामिन डी के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य हैं।
तो सबसे पहले हम इसका जो कार्य देखते हैं कि यह क्या करता है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। किसके? कैल्शियम तथा फास्फोरस। कैल्शियम तथा फास्फोरस, तो कैल्शियम और जो फास्फोरस है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैल्शियम फास्फोरस क्या है? एक प्रकार का खनिज लवण है। Ca+PH क्या है? खनिज लवण है। जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कितनी मात्रा मौजूद रहती है? 2%। कितनी? 2%। और फास्फोरस की 1%। तो हमारे शरीर में क्या अवशोषण में सहायक है। लेकिन किसकी वजह से? विटामिन डी का जो कार्य है कि विटामिन डी हमारे जब शरीर में है, विद्यमान हो चुका है, हमने अच्छे से आहार लिया, हमारे शरीर में उचित मात्रा में मौजूद है, तो इसका सर्वप्रथम कार्य हो गया कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में क्या करेगा? सहायक होगा, उनको पचाने में क्या करेगा? मदद करेगा। हमने जब कैल्शियम पढ़ा था तो देखा था कि कैल्शियम के सहायक कौन कौन से थे। तो कैल्शियम के सहायक में विटामिन डी था, और फास्फोरस के सहायक में भी विटामिन डी था। सेकंड की बात करते हैं अस्थियों के निर्माण में। किसकी बात करते हैं? अस्थियों के निर्माण। अस्थियों मतलब हड्डियों की बात हो रही है। जो हड्डियों का निर्माण हो रहा है, हड्डियों का जो क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसके निर्माण में भी विटामिन डी क्या है? सहायक है। इसके पहले हमने देखा था, जो पिक्चर्स में देखा था, कि यदि विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जा रही है तो रिकेट्स, आस्टियोमलेशिया, आस्टियोप्रोसिस जैसी बीमारी देखने को मिलती है, जो किसको प्रभावित करे? अस्थियों को ही प्रभावित कर रही थी। तो अस्थियों के निर्माण में भी विटामिन डी क्या है? सहायक है। नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक वृद्धि हेतु, मतलब फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है। जो हमारे बॉडी की फिजिकल ग्रोथ है, लंबाई की बात हो रही है, चौड़ाई की बात हो रही है, तो इस ग्रोथ की जो बात है, इसमें भी विटामिन डी क्या है? आवश्यक है। विटामिन डी के कारण ही, उसके कार्य की वजह से हमारे शरीर की जो शारीरिक वृद्धि है वो बहुत ही आसानी से और सही अनुपात में जाकर के हो जाती है। चलिए इसके आगे इसमें जो देखते हैं, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। किसको कंट्रोल करने का? कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? विटामिन डी कर रहा है। विटामिन डी का जो कार्य है उसमें कि रक्त में, हमारे रक्त में जो कैल्शियम है प्लस फास्फोरस की मात्रा को क्या कर रहा है? कंट्रोलिंग कर रहा है। जिस तरीके से जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग क्या कर, उसकी कार्य का निर्वाह करता है। अब हमने विटामिन डी के कार्य में इतनी चीजों को देखा, और एक देखते हैं दांतों की मजबूती में भी। दांतों की मजबूती में, ये भी इसके कार्य ही है। दांतों की मजबूती में, क्योंकि हम इसके पहले भी देख चुके हैं कि यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है तो दांतों में क्या सड़न पैदा हो जा रही है, दांतों में खुरदर, जो गड्ढे पैदा हो जा रहे हैं। ठीक है, तो दांतों की मजबूती के लिए भी विटामिन डी क्या है? आवश्यक है। विटामिन डी के बिना दांतों में किस प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिल रही है? पैराथायराइड ग्रंथि पर भी नियंत्रण। पैराथायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण, इस पर भी क्या कर रहा है? कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। विटामिन डी पैराथायराइड ग्रंथि पर, जो हमारे क्या कर, शरीर को क्या कर, प्रभावित करता है। तो हमने यहाँ पर इतनी चीजें देखा, विटामिन डी के कार्य देखा। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। विटामिन डी की विशेषताएं, तो जो विटामिन डी होता है ना, ये सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। क्या होता है? सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। सफेद रंग का
रवेदार पदार्थ होता है। क्या हो रहा है? रवेदार पदार्थ, लेकिन किस रंग का हो रहा है? सफेद रंग का। और अम्ल, क्षार व ताप का इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अम्ल प्लस ताप प्लस क्षार का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये इसकी विशेषताएं हैं। ये तो दो पॉइंट से इसकी विशेषताएं हैं कि ये इस पे किसी भी प्रकार का ताप या क्षार का कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे इसका संग्रह कहाँ हो रहा है। किसका? विटामिन डी की बात की तो विटामिन डी का देखेंगे संग्रह कहाँ हो रहा है, तो त्वचा के नीचे। त्रिकोप ऊतक में, मतलब टिश्यू में क्या हो रहा है? विटामिन डी का संग्रह हो रहा है। उत्सर्जन कहाँ हो रहा है? मल द्वारा हो रहा है। क्यों इसका उत्सर्जन मल द्वारा हो रहा है? उत्सर्जन मल द्वारा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जल में क्या है? अघुलनशील है। विटामिन डी वसा में घुलनशील है, WBC तो जल में घुलन, तो यह जब जल में क्या है? अघुलनशील है। जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील होने के कारण इसका उत्सर्जन किसके द्वारा हो रहा है? मल द्वारा हो रहा है। अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। अवशोषण छोटी आंत में। शोषण कहाँ हो रहा है? छोटी आंत पे। संग्रह त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक में। और यहाँ पे देखते हैं उत्सर्जन कहाँ हो रहा है? मल द्वारा। मल द्वारा क्यों? क्योंकि जल में क्या हो रहा है? अघुलनशील पाया जा रहा है। ठीक है, एक नोट इसमें देखते हैं, सुन लेते हैं। नोट पे देखते हैं इसमें कि जो होता है कि शिशुओं में जैतून तथा सरसों के तेल के मालिश से और सूर्य के प्रकाश के संपर्क से इसकी प्राप्ति की जाती है। जो बच्चा होता है जिसमें रिकेट्स की, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे में रिकेट्स किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, बौनापन ना है, उसकी हड्डियां मजबूत हो, तो उसे सूरज देखते हैं ना कि जब ठंडी या गर्मी कभी होती है, सूरज की पहली किरण के पास थोड़ा सा जब हल्का सा धूप निकल आती है, तो बच्चे को ले जाके क्या करते हैं? वहां पे धूप में बैठ के मालिश करते हैं। लेकिन किस तेल से करते हैं? तो शिशुओं में जैतून तथा सरसों के तेल से मालिश किया जाता है, जिससे उनकी हड्डियां क्या हो जाए? मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और किसी भी प्रकार की बीमारी उनको देखने को ना मिले। तो ये था हमारा विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में हमने देखा कि विटामिन डी हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा था, और इससे बचने के लिए हम किन किन प्रकार के पदार्थों का प्रयोग कर सकते थे, जो हमारे इसके स्रोत थे। और जो हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा विटामिन ई। आज के लिए